तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, ये क्यों लगाया गया, या इसका रोल क्या है, या हमें हेनरी का नियम क्या क्या समझाता है ना, हमारे क्या क्या समस्याएं हेनरी के नियम के द्वारा दूर होती है। विलेयता के ऊपर ही है ये हेनरी का नियम, गैसों की विलेयता, वही उसी के ऊपर दाब के प्रभाव को समझाता है हेनरी का नियम। तो आइए जानते हैं हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी का नियम सबसे पहले बात करते हैं किसके क्या कौन से किस चीज को समझाता है। ये समझाता है विलेयता पर दाब के प्रभाव को। किसको समझाता है? विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाता है कि विलेयता पर दाब का किस तरह से कोई प्रभाव पड़ता है। आप सिंपल सी चीज समझिए, यहां पर कोई लिक्विड है, द्रव है, उसमें मेरे को किसी प्रकार से कोई गैस मिलानी है। तो सामान्य परिस्थिति में अपन ये जानते हैं कि किसी भी लिक्विड से वेपराइजेशन होता रहता है, ठीक है, और वापस द्रवीकरण भी होता रहता है। अगर इसमें मेरे को गैस मिलानी है तो इतनी आसानी से इसमें कोई गैस आके मिलने वाली है नहीं। मान लीजिए CO2 की मिलानी है तो नहीं मिल पाएगी। इस तरह से क्या होता है, इसमें निरंतर वेपराइजेशन और द्रवीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। अपने को इसमें मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मेरे को इसको बिल्कुल पैक करना पड़ेगा, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और यहाँ से प्रेशर द्वारा ही दाब बढ़ाकर, प्रेशर बढ़ाकर CO2 को मिक्स किया जाएगा इसके भीतर। तब जाके ये प्रेशर की वजह से इस लिक्विड में CO2 मिल पाएगी। मतलब सिंपल सा क्या लॉजिक निकलता है अपने पास कि अगर मैं दाब बढ़ाता हूं तो विलेयता, गैस की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। गैस की विलेयता बढ़ेगी। सिंपल सा अपने पास लॉजिक निकल के आता है यहाँ पर। अन्यथा किसी भी गैस की विलेयता बिना दाब बढ़ाए बहुत मुश्किल से ऐसा हो पाता है, अगर वो क्रिया नहीं कर रही है, ठीक है। और हेनरी का नियम लागू भी इन्हीं फैक्टर पे होता है। जैसे अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि हेनरी का नियम की कुछ सीमाएं भी है जो अपन आगे देखेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी गैस है जो जल के साथ मिल ही नहीं सकती, या उसमें घुल ही नहीं सकती, या बहुत कम घुलती है, तब हेनरी का नियम लागू होता है। हेनरी का नियम क्या कहता है कि ऐसी कोई गैस हो जो जल में मिक्स या किसी लिक्विड में मिक्स नहीं हो रही है, तो इसी ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? दाब बढ़ाकर उस गैस को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर दाब बढ़ा रहे हैं तो ही वो गैस मिक्स होगी हेनरी के नियम के अनुसार। तो सिंपल सा एक और क्या लॉजिक निकलता है यहाँ पर कि हेनरी का नियम केवल उन्हीं पे लागू होता है जो गैसें जल में या किसी लिक्विड में अल्प विलेय होती है। क्या होती है? अल्प विलेय होती है। हेनरी का नियम कभी उन पे लागू नहीं होगा जिनमें आसानी से कोई भी गैस आकर मिल जाती है। जैसे अपन पहले थोड़ी देर पहले देखे थे, NH3 का एग्जांपल देखे थे। NH3 जल में मिल जाती है और NH4OH बना लेती है। NH4OH बना, मतलब हेनरी का नियम इस पे लागू नहीं होगा। हेनरी का नियम लागू होगा NH3 जब बेंजीन पर मिलती है। बेंजीन में मिलाते हैं तो बेंजीन में किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती, या इसमें क्या होती है? अल्प विलेय होती है। क्या होती है? अल्प विलेय। तो हेनरी का नियम इस पे लागू होता है। सिंपल सी बात। तो क्या समझे हम कि किसी भी लिक्विड में अगर कोई गैस मिलानी है तो अपने को दाब बढ़ाना पड़ेगा। हेनरी के नियम के अनुसार क्या करना पड़ेगा? दाब बढ़ाना पड़ेगा। मतलब किसी भी गैस की विलेयता दाब के क्या होगी? समानुपाती होगी। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले इसमें इसकी डेफिनेशन लिखो। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा। स्थिर ताप पर किसी विलायक के, लिख लीजिए आप डेफिनेशन। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, इसको हम m से डिसाइड कर देते हैं। गैस की मात्रा उसके साम्य दाब P के
समानुपाती होती है। पीके समानुपाती होती है। ये अपना हेनरी का नियम है। मतलब सिंपल सा क्या चीज समझ में आई। मगर किसी भी गैस की अगर मैं किसी भी गैस को मैं ध्रुव में मिलाना चाहता हूं तो वहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके जितना दाब बढ़ाऊंगा उतनी ही विलेयता बढ़ेगी, जितना दाब बढ़ाऊंगा उतनी ही विलेयता बढ़ती है। तो सिंपल सा क्या रिलेशन निकल के आता है अपने पास, एम मतलब मात्रा, गैस की मात्रा समानुपाती पी हो गया। सिंपल सी बात है। इस नियम को बहुत इजी तरीके से अपन करने जा रहे हैं। आगे मैं लिख देता हूं एम, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो मेरे को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा एम के पी। यहां पर के, ये फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुई अपने पास। यहां पर के क्या है, यहां पर के हेनरी कांस्टेंट है। क्या है, हेनरी नियतांक, जो दाब, ताप, विलायक की प्रकृति और गैस की प्रकृति, इनकी मात्रकों पर निर्भर करता है ना। तो ये यहां पर के क्या है, हेनरी नियतांक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं अपन कि यहां पर हेनरी कांस्टेंट है। इस नियम में थोड़ा सा अब यहां तक अपने को पास हेनरी नियतांक प्राप्त हो गया। अब आगे देखते हैं, विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा को अपन सांद्रता के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, विलयन, भाई विलयन में अगर गैस की मात्रा है, यही तो क्या होगी, किसी विलयन की सांद्रता होगी। तो विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा सांद्रता के रूप में लेकर देखते हैं। तो यहां पर अगला पॉइंट लिख दो, विलयन में घुली हुई गैस की मात्रा सांद्रता के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, या ली जाती है, ये कर लीजिए आप, सांद्रता के रूप में ली जाती है। भाई वही तो होती है, सांद्रता ही तो होती है। मतलब किसी भी विलयन में कोई विलेय उपस्थित है तो उस विलयन की वो क्या हो गई, सांद्रता ही तो हो गई। अब गैस की सांद्रता, इसकी मोल भिन्न की क्या होती है, समानुपाती। पिछली क्लास में हम पढ़े थे मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो चूंकि गैस की सांद्रता उसकी मोल भिन्न के समानुपाती, मोल भिन्न x के समानुपाती होती है, तो यहां से अपना एक नया रिलेशन क्या निकल के आता है कि इस m को मैं x कर सकता हूं, m को क्या कर सकता हूं, x कर सकता हूं। तो x समानुपाती क्या हो जाएगा, p, x समानुपाती p हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके जाए, x बराबर क्या हो जाएगा, kp। इसको थोड़ा सा डैश लगा के लिख देते हैं, ये नया कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ के डैश एक नया समानुपाती स्थिरांक है, जिसका k से निम्न संबंध होगा। अब इसका k से क्या संबंध हो सकता है भाई, इसका सिंपल सा संबंध हो सकता है उसी नियम के आधार पर, k बराबर 1 अपॉन डैश k डैश, ये इसके बीच में ये रिलेशन निकलता है, यही संबंध इसके बीच में हो सकता है। अब यहां पर इसको ही अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसी आधार पर अपन लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ऊपर की तरफ लिखते हैं। अब इसको आप इसको ऐसा वैसा उतार लेना, क्या हो जाएगा, इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x बराबर p अपॉन के, ये लिखा जा सकता है, p अपॉन के ये लिखा जा सकता है, और p बराबर के x, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास ये क्या है, हेनरी की इक्वेशन कंप्लीटली प्राप्त होती है। देखो यहां पर अपन ने कुछ नहीं किया,
उसी जो गैस की मात्रा थी उसी को अपन ने क्या है मोल भिन्न के रूप में लिया, वही इक्वेशन आई बेसिक सेम टू सेम इक्वेशन। और अब अपन दो नियतांक प्राप्त हुए के डैश और के, इनके बीच में रिलेशन होता है इस तरह से, ठीक है। ये रिलेशन अपने पास आया तो के बराबर 1/k डैश, ये रिलेशन, इस रिलेशन के बेस पे अपन ने एक इक्वेशन बनाई x बराबर p/k, ठीक है। इसी को अपन ने वापस क्या कर दिया, सेम पहले वाली रिएक्शन के रूप में दिखा दिया, p बराबर kx, ये तीसरी इक्वेशन अपने पास प्राप्त होती है। तो यहां पर अपने पास ये तीसरी इक्वेशन प्राप्त है। ये इक्वेशन क्या कर रही है कि p बराबर kx, मतलब यहां पर अगर मैं k हटाता हूं तो p समानुपाती x हो जाएगा, मतलब वही विलेयता की बात कर रहा है ये, ठीक है, सांद्रता की बात कर रहा है, मतलब जितनी दाब बढ़ाएंगे उतनी ही विलेयता बढ़ेगी, यही बात ये कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको इसी इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। p बराबर kx, तो यहां पर जो है कि ये हेनरी इक्वेशन है, और अगर मैं दाब और विलेयता के बीच में ग्राफ खींचता हूं तो यहाँ पर ग्राफ कैसे, एक हेनरी के नियम में एक ग्राफ दी है, तो दाब और विलेयता के बीच में ग्राफ खींचने पर अपने को किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, कुछ इस तरह का प्राप्त होता है। आप लिख दीजिए इसमें दाब व विलेयता के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। ये विलेयता m और ये साम्य दाब P के बीच में ग्राफ खींचने पर कुछ इस तरह का सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। मतलब सीधी सी बात क्या कर रहा है, जितना दाब बढ़ेगा उतनी ही विलेयता बढ़ेगी, ये अपने को सिंपल सा ग्राफ प्राप्त होता है। तो आप इसको ऐसा कैसा उतार लीजिए, ये अपना यहाँ पर हेनरी का नियम कंप्लीट होता है। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं जो अपन ने पहले थोड़ी देर पहले देखी थी, इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती है, बात भी की थी इस बारे में। तो अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एक और रह जाता है हेनरी नियम की सीमाएं। क्या क्या सीमा हो सकती है हेनरी नियम की? सबसे पहले तो पहली सीमा हो सकती है इसमें, दाब बहुत अधिक ना हो। क्या? दाब बहुत अधिक ना हो। दूसरी सीमा होगी इसकी, ताप बहुत कम ना हो। निश्चित ताप लिया है अपन ने इस नियम में, तो पहली सीमा आपको याद रखने वाली क्या बात है, इसकी पहली सीमा होती है हेनरी नियम की सीमाएं। पहली सीमा क्या है, दाब बहुत अधिक ना हो। दूसरी है ताप बहुत कम ना हो। तीसरी इसकी सीमा क्या हो जाती है, विलयन तनु हो। तनु का मतलब होता है पतला, विलयन तनु हो, अर्थात गैस की विलेयता, गैस की विलेयता विलायक में कम हो, विलायक में कम हो। मतलब अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हेनरी का नियम ऐसी गैस पर नहीं लागू हो सकता जो किसी भी लिक्विड में आसानी से क्रिया कर रही है या घुल रही है। मतलब वो किस पे लागू होता है, वो ऐसी गैस पर, ऐसे ऐसे विलायक पे लागू होता है जिसमें कोई भी गैस अल्प विलेय हो। अगर अल्प विलेय होगा तभी तो दाब बढ़ाएंगे, तभी तो हेनरी का नियम लागू होता है वहां पर। तो सिंपल सा यह है कि विलयन तनु हो, पतला हो, अर्थात गैस की विलेयता विलायक में कम हो, तभी हेनरी का नियम लागू हो सकता है, अन्यथा अपन हेनरी का नियम लागू नहीं कर सकते। ये इसकी सीमाएं होती, ठीक है। मतलब हेनरी का नियम किस पे लागू, NH3 को जल में मिलाएंगे तो वहां पे हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, क्यों, NH3 जल के साथ क्रिया कर यौगिक बना रही है। हेनरी का नियम लागू होता है NH3 को जब बेंजीन में मिलाते हैं, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, वो अल्प विलेय होता है। सिंपल सा ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी सीमाएं होगी। अब हेनरी के नियम के उपयोग देखते हैं अपन कि हेनरी के नियम के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो अब इसके 2-3 उपयोग भी हैं, वो देख लीजिए आप। आपने ठंडी वो कोल्ड ड्रिंक्स देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, है ना। पहला उपयोग क्या है, शीतल पदार्थों के निर्माण में, शीतल पदार्थों में आपने ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें देखी होगी, उसमें खोलने पर गैस निकलती है। वो गैस क्या होती है, कंप्रेस द्वारा, मतलब प्रेशर के द्वारा भरी जाती है। वो प्रेशर के द्वारा वो गैस क्या की जाती है, उसमें भरी जाती है। CO2 जो भी मिक्स की जाती है वो किसके द्वारा भरी जाती है, प्रेशर के द्वारा। वहां पर
हेनरी के नियम का ही यूज कर उस गैस को भरा जाता है। तो पहला उपयोग क्या होगा, शीतल पदार्थों में या कार्बोनेट शीतल पेय के उत्पादन में। ठीक है, शीतल पदार्थों के उत्पादन में पहला पहला तो ये उपयोग हो गया इसका, तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, शीतल पदार्थों के उत्पादन में पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग क्या हो सकता है इसका, जैसे आपने देखा होगा गोताखोर, गोताखोर जब समुद्र में खोज के लिए छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, तो वो अपने पीछे एक सिलेंडर लटका के लेके जाते हैं। अब वो सिलेंडर लटका के लेके जाते हैं, जब ऊपर आते वक्त जब उनका दाब घटने लगता है, तब क्या होता है, उनको श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होती है। अब श्वास लेने में कठिनाई होता है, क्यों होती है ऐसे कठिनाई, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन उनके टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती, उनके ब्लड तक नहीं पहुंच पाती। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पतला करने के लिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं, हीलियम गैस मिलाई जाती है, और हीलियम गैस हल्की होने के कारण ब्लड में नहीं घुलती। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन में उसको ऑक्सीजन को तनु करने के लिए क्या करते हैं, अपन हीलियम गैस का यूज करते हैं। इसलिए जब भी वो गोताखोर ऊपर आते हैं तो वो ऑक्सीजन को श्वास योग्य बना देती है, कौन, हीलियम गैस। बात आ गई समझ में। तो हीलियम गैस का क्या काम है, ऑक्सीजन को श्वास लेने योग्य बनाना। तो उसी प्रकार उसमें हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। तो ये भी किसके किसके द्वारा निर्धारित होता है, हेनरी के द्वारा, हेनरी का नियम इसमें लागू होता है। तो गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए अगला उपयोग क्या है, गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए किसके द्वारा, ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण बनाकर, ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण बनाकर, इस तरह से क्या काम करती है, हीलियम ऑक्सीजन को पतला करने का काम करती है, तनु करने का काम करती है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने पास फेफड़ों की क्रियाविधि में। तीसरा उपयोग क्या हो गया, फेफड़ों की क्रियाविधि में। अब इसको समझते हैं, फेफड़ों की क्रियाविधि में किस तरह से काम करता है, इसका उपयोग क्या उपयोग हो सकता है फेफड़ों की क्रियाविधि में। जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं, जब ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है, वायु में श्वसन का ऑक्सीजन का अधिक होता है, अधिक होती है। अब वहां से वायु ब्लड में जाती है, कहां से जाती है, ब्लड में, और ब्लड के साथ घुलकर वो क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो वहां पर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। उसी आधार पर, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का दाब अधिक होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब अधिक होता है, और टिश्यू में ऊतकों में पहुंचने पर वहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, इसलिए वहां से ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होने लगती है, वहां से ऑक्सीजन बाहर होने लगती है। तो इस प्रकार ये क्या है, जैविक प्रक्रिया में श्वसन में भी हेनरी का नियम लागू होता है। बात समझ में आ गई। जब अपन श्वास लेते हैं, श्वास लेने पर जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, बाहर क्या निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, तो श्वास लेते हैं तो ब्लड के साथ घुलकर हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अधिक दबाव के कारण क्या होती है, ब्लड के साथ मिलती है, और जब जहां दबाव कम होता है तो वहां से वो मुक्त भी होने लगती है। तो इसमें भी क्या होता है, हेनरी का नियम लागू होता है। बात आ गई समझ में। तो इस तरह से हेनरी के नियम के ये 3 उपयोग अपन ने देख लिए, 3 इसकी सीमाएं देख ली। यहां पर हेनरी का नियम पूरी तरह से खत्म होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, वाष्प दाब। अपना अगला टॉपिक है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपना जब आगे राउल्ट्स का नियम पढ़ेंगे उसमें अपने को वाष्प दाब की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस नियम को अभी से जान लेना बहुत आवश्यक है। किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित, क्या कहता है ये नियम, ये नियम कहता है किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है, क्या कहता है, किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है उसे वाष्प दाब कहते हैं। किसी, सिंपल सी परिभाषा है, किसी द्रव के द्वारा
किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है, जो दाब लगाई जाती है, उसे वाष्प दाब कहते हैं, उसे वाष्प दाब कहते हैं। देखो भाई, वाष्प दाब किसी बड़ी भाषा से समझो, किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाई जाती है उसे वाष्प दाब कहते हैं। कोई भी लिक्विड किसी बर्तन में भरा हुआ है, ये लिक्विड है यहां पर, इस लिक्विड में निरंतर क्या होता है, अगर आप इसको मान लीजिए ये कोई बोतल है, इसका जब आप कीप बंद करते हैं, ढक्कन बंद करते हैं, तो आपने देखा होगा जब अपन इसका कस के बंद कर दो, इसका ढक्कन बंद करेंगे, ढक्कन बंद करने के बाद आप एक दो कुछ घंटे बाद इसको खोलिए ढक्कन को, आपने देखा होगा ढक्कन को खोलने में प्लेट हटाने पर हल्की हल्की बारीक बारीक धरु की बूंदे आपको नजर आती है, मतलब पानी की बात कर लेते हैं अपन। जब भी अपन इसको ढक के रखते हैं और ढकने पर जब अपन 2-3 घंटे बाद खोलकर देखते हैं तो उसमें हल्के हल्के पानी की क्या होते हैं, बूंदे नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, मतलब सीधी सी बात क्या है कि जल जो भी लिक्विड है वो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पित भी होता है। क्या होता है, वाष्पित भी होता है स्वतः ही, और वापस उसका द्रवीकरण भी होता रहता है। क्या होता रहता है, द्रवीकरण भी। वाष्पन और द्रवीकरण दोनों क्रियाएं होती रहती है तब तक जब तक ये साम्य में न आ जाती, साम्य में रहती हैं दोनों क्रिया, मतलब वाष्पित भी होती रहती है और द्रवीकरण भी होता रहता है इसका। तो इस प्रोसेस के लिए अपन जानते हैं कि वाष्प दाब किस तरह से काम करता है। वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो दाब लगाते हैं उसको देखते हैं अपन। अगर मेरे को इस लिक्विड को वाष्पित करना है, इस लिक्विड को वाष्पित करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्रेशर लगाऊंगा, दाब बढ़ाऊंगा। ठीक है, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, ये वाष्पित होगा, दाब बढ़ाने पर वाष्पित होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है वाष्प दाब की। अब बात करते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, इसी आधार पर अपन समझते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो होता है टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर। दूसरा अपन ने लिया सांद्रता, कंसंट्रेशन। ये दोनों किस तरह से प्रभावित करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, अब इस लिक्विड में मैं ताप बढ़ा देता हूं, यहां से टेम्परेचर क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। अब टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर द्रवों के बीच अणुओं की दूरी बढ़ने लगती है। क्या होता है, द्रवों के बीच अणुओं की दूरी बढ़ने लगती है, जिससे द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो सीधी सी बात क्या कह सकते हैं अपन कि ताप बढ़ाने पर क्या हो सकता है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल सी बात है, ताप बढ़ाएंगे तो द्रवों के बीच अणुओं की दूरी बढ़ेगी, मतलब वो गैस रूप में परिवर्तित होगा, और गैस रूप में परिवर्तित होगा तो वाष्पित होगी। तो वही तो बात कर रहे हैं अपन कि दाब बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं सांद्रता की। क्या बात करते हैं, सांद्रता। मान लीजिए ये कोई सामान्य जल है, अगर मैं इसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला देता हूं, ऐसा पदार्थ मिला देता हूं जो क्या है, अवाष्पशील है। क्या है, अवाष्पशील, मतलब वो वाष्पित नहीं होता है। मान लीजिए मैंने NaCl मिला दिया, यहाँ क्या मिला दिया, NaCl। अब यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड मिलाया तो क्या होगा, जो अणुओं के बीच जो स्वतंत्र गैप था जल के अणुओं के बीच, वहां पर क्या आ जाती है, ये NaCl आ जाती है। क्या आ जाती है, NaCl। तो उनके बीच में दूरी इतनी हो नहीं पाई, उनकी जगह कौन ले लिया, NaCl। तो वहां पर सांद्रता अगर NaCl की बढ़ रही है, और NaCl कैसा अणु है, अवाष्पशील अणु है, तो वहां पर क्या होगा, इसका वाष्प दाब घटने लगता है। क्या होता है, वाष्प दाब घटने लगता है, ये वाष्पित नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहां पर क्या है,
NaCl आ गया जो कि अवाष्पशील अणु है। इसके आने की वजह से ये लिक्विड वाष्पित नहीं हो पाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, सांद्रता अगर बढ़ा देते हैं, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, वाष्प दाब घट जाता है, वाष्प दाब घट जाता है। तो सिंपल सा ये अपने पास वाष्प दाब का सिद्धांत था जो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन कुछ और नियम देखेंगे और फिर अपन बढ़ते हैं अपने राउल्ट्स के नियम पर। आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए, ठीक है। आज तक की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। अपने दो इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट होते हैं आज। एक तो हेनरी का नियम, दूसरा वाष्प दाब, और गैसों में द्रव की विलेयता, द्रव में गैसों की विलेयता अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।